ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। टॉपिक का नाम है भाई साहब कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्यों होती है? ठीक है, पहले तो बात की बात है, फिर से एक बार फीचर्स पे चलते हैं। चलो, फीचर्स पढ़े थे सबने? कितने फीचर्स होते हैं? 8 होते हैं। 8 में एक फीचर्स था कॉम्प्लेक्स वाला, ये रहा। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ेंगे, है ना? इट विल हेल्प यू। क्या लिखा है? बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। क्यों क्यों बोला कॉम्प्लेक्स फिनोमिना? बिकॉज दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज। क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो हर बार यूनिफॉर्म नहीं होते, हर बार कुछ अलग होता है। दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, हर बार कुछ अलग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए इसको क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कहा गया। देखो, कोई भी चीज़ तभी तो कॉम्प्लेक्स होती है अगर कोई चीज़ के रीजंस क्या हो, सेम रीजंस हो, तो उसे समझना आसान हो जाएगा। बट अगर कोई रीजंस बार बार बदल रहे हैं तो क्या कहोगे उसको आप? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कहोगे। सही है? तो सर इसलिए तो अभी अपन ने क्या बोला कि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हर बार अलग अलग कारणों से होता है। हर बार सेम कारण होता ही नहीं, कुछ नया ही होगा हर बार। तो इसीलिए अब हम कुछ कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस होते हैं सर, क्यों होती है फ्लक्चुएशन। समझ रहे हो? तो अब सुनो, क्यों होती है। इसके दो टाइप के रीजंस हैं। एक होते हैं इंटरनल कॉजेस, एक होते हैं एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है सर? इंटरनल मतलब, इंटरनल का मतलब जो देश के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो देश के बाहर होते हैं। ऐसा लोग समझते हैं, वो गधे हैं। ठीक है? इंटरनल ऐसा ये नहीं होता कि देश के अंदर और देश के बाहर। इंटरनल मीन्स व्हाट? इंटरनल मतलब इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी और कंट्री, हमने उस दिन भी बात करी थी, इकोनॉमी एंड कंट्री इज नॉट वन एंड द सेम थिंग। इकोनॉमी, देश क्या है तुम्हारा? देश की जो बाउंड्रीज है वो आपका जोग्राफिकल है, समझ रहे हो? जोग्राफी है वो आपकी। लेकिन इकोनॉमी कोई टेंजिबल चीज़ थोड़ी ना है। इकोनॉमी तो सिस्टम को बोलते हैं। समझ रहे हो भाई? अरे आए ना, ये तुम्हारी इकोनॉमी है और देश का तो तुमने देखा ही है वो पूरा मैप कैसा होता है। समझ रहे हो? वो जोग्राफी है, वो मैप है तुम्हारा। ठीक है? वो देश है, ये क्या है? इकोनॉमी। तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, सुनो। इकोनॉमी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। समझ में आई मेरी बात? और इकोनॉमी के बाहर, उस इकोनॉमिक वाले सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सटर्नल। मेरी बात को समझना। जैसे इकोनॉमी मतलब अपना सिस्टम। सर इकोनॉमी में क्या क्या आता है? जैसे डिमांड, सप्लाई, है ना? यही तो आता है। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, अपने देश की इकोनॉमी। इसमें क्या क्या लोग क्या क्या काम करते हैं भाई? कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। अरे वो जो अपन ने पढ़ा सारा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, समझ लो, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब कौन सी बातें हैं? इकोनॉमी के अंदर की बातें हैं। मनी सप्लाई देश में कितनी होगी, समझ लो। जैसे वो मोदी जी ने, याद करो, डीमोनेटाइजेशन कर दिया था। मनी सप्लाई, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है, वो इकोनॉमी के अंदर की बात है। समझ रहे हो? तो जो भी चीज़ें इकोनॉमी में आती हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, समझ रहे हो? अभी मैंने और क्या कहा? मनी सप्लाई हो गया। सरकार क्या बनाती है? बजट बजट बनाती है, तो सर वो भी इकोनॉमी के अंदर की बात है। फिस्को बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। समझ रहे हो? मैक्रो पॉलिसीज जो सरकार बनाती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट। बजट कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और एक और पॉलिसी होती है जिसको बोलते क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। वो कौन बनाता है? आरबीआई। सर बैंकिंग, इंटरेस्ट रेट, ये सारे जो मैंने शब्द बोले किसके अंदर की बातें हैं? अब मेरी बात को सुनो। सर वॉर होना, वॉर, अब वॉर होना कोई इकोनॉमी की बात है क्या? क्या हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है वॉर? बोले नहीं सर, पैसों के लिए करते, मजा आता है। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज। अब यार नेचुरल कैलेमिटीज से भी फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन ये कौन सा फैक्टर हुआ? ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ना है भाई। समझ रहे हो ना? ये इकोनॉमिक सिस्टम की बात तो नहीं है ना भाई। ये तो ऊपर से हो रहा है सर, भगवान कर रहा है, ये तो नेचुरल फैक्टर्स है। फर्क तो इससे भी पड़ता है। समझ रहे हो? एक और पॉपुलेशन। अरे यार दुनिया बच्चे पैदा करे जा रही है दमादम तो ये हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी है। बोलो नहीं सर, पैसे के लिए करते, ऐसा है क्या? नहीं ना, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमी के बाहर की बात है, इसलिए कौन सा फैक्टर हुआ?
और वो इकोनॉमी के अंदर की बातें हैं, इसलिए क्या हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको 99% लोग गलत पढ़ाते हैं और गलत ही बच्चे समझते हैं इसको। इंटरनल का मतलब बोला देश के अंदर, इंटरनल के बाहर बोला देश के बाहर। अरे पॉपुलेशन तो देश के अंदर ही हो रही है, वो कैसे हो गया एक्सटर्नल, वो कैसे इंटरनल हो गया, समझ गए मेरी बात। वो इकोनॉमी के अंदर तो नहीं है ना, लेकिन सर इकोनॉमिक सिस्टम की बात तो नहीं है ना, पॉपुलेशन हो देश में ही रही है। अरे आ रही है बात समझ में, तो ये नहीं होता देश के अंदर देश के बाहर, ये क्या होता है इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमी के बाहर। तो जो जो चीज़ें इकोनॉमी में होती है उसे बोलते हैं इंटरनल कॉजेज, और जो जो उसके जस्ट बाहर वो होती है एक्सटर्नल कॉजेज। एक और बात बता देता हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल का फ़र्क ये भी है कि इंटरनल को हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, समझ लो, नॉट टोटली बट यस थोड़ा बहुत। एक्सटर्नल तो कंट्रोल के बाहर है, इसकी अपने ज़्यादातर बियॉन्ड द कंट्रोल है। तुम्हारे सरकार की पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल गया, सरकारी बदल गई, अब सर ये इकोनॉमी के अंदर की बात तो नहीं है ना, फर्क तो पड़ेगा इससे, सरकार बदलती है तो प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये क्या है, ये कौन सा फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल। ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है। हम डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है तो कम की जा सकती है, सप्लाई अगर कम हो रही है तो बढ़ाई जा सकती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, थोड़ा पॉसिबल है। मनी सप्लाई देश में ज़्यादा हो रही है तो कम की जा सकती है उसको, लेकिन ये थोड़ी करे जा सकते हैं। तुम्हारा पड़ोसी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तुम रोक लोगे क्या उसको, बोलो नहीं सर रोक लेंगे, कैसे रोक लोगे आप नहीं रोक सकते ना, नॉट पॉसिबल। वॉर हो रही है, आप थोड़ी रोक लोगे उसको। अच्छा तुम्हारे देश में तो हो भी नहीं रही, अभी तो तुम्हारे देश में भी नहीं हो रही ना, प्रभाव तो आ रहा है, फिर तुम रोक लो, तुम्हारे दम है तो। ईरान की और अमेरिका की है, एक वो डोगरा और एक वो डोगरा दोनों बावड़े हैं, है? रोक लोगे क्या आप? सो दे आर बियॉन्ड आर कंट्रोल ना, नॉट इन आर कंट्रोल। कौन सा फैक्टर हुआ, अब आ गया समझ में, गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, सो इकोनॉमी के अंदर इंटरनल कॉजेज, इकोनॉमी के बाहर, ठीक। इंटरनल कॉजेज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सोजीनस फैक्टर, सॉरी एंडोजीनस फैक्टर। आई एन लिखा हुआ है ना, आई एन, तो आई एन से एक थोड़ा सा हिंट ले लो, एंडोजीनस, क्या कहते हैं इसको, एंडोजीनस फैक्टर्स। और ये है ई एक्स, इसको बोलते हैं एक्सोजीनस फैक्टर्स। एक और नाम समझ में आया सभी को? चलिए तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक एक फैक्टर, पहले इंटरनल पढ़ाऊंगा फिर एक्सटर्नल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इजी चल रहा है क्या? ठीक है भाई, करें स्टार्ट। इंटरनल होते हैं 7 और एक्सटर्नल है 5। इंटरनल कितने हैं? 7। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबने देखना भाई। चलिए नंबर 1 देखो लिखा भी है ना, इंटरनल कॉजेज आर दोज विच आर बिल्ट विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इंटरनल को और क्या कहते हैं, एंडोजीनस फैक्टर्स। लिखा है ना इधर, ये लिखा हुआ एंडोजीनस, ठीक है। चलो नंबर 1 अच्छे से सुनना, अब सिर्फ समझना, ये समझने वाला टॉपिक है, बताऊंगा अभी आपको कैसे करते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा इकोनॉमी के अंदर की बातें हैं, तो पहला फैक्टर का नाम है फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, तो सुनिएगा सर, ये किसने कहा, एग्रीगेट डिमांड किसका फेवरेट वर्ड था, जेएम कीन्स का। किसका? ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप सुनना, इससे कैसी होती है बिजनेस साइकिल, कब से पढ़ रहे हैं हम, सोचो एग्रीगेट डिमांड से बिजनेस साइकिल हो सकती है क्या? बिल्कुल। अगर देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है देश में, इससे एक्सपेंशन होगा। कैसे? सोचो, एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनती है, ठीक है। जो जो पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हाथ खड़े करना, ठीक है बेटा, कान बंद कर लेना 2 मिनट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर 5 है, एक्चुअली चैप्टर 6 में बताया जाता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो अभी आप नहीं जान सकते, तब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी सुबह याद भी कर रहा था ये बताने के लिए। एक बार जो न्यू वाले बच्चे हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, कब? जब आप मैक्रो पढ़ लो मेरे से, क्योंकि अभी क्या होता है, आपको एग्रीगेट डिमांड पता नहीं वर्ड, अब उसने दे तो दिया उसने, लेकिन अभी तो भाई तुमने मैक्रो पढ़ी ही नहीं ना, समझ गए, इसलिए तो आप बहुत ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते, इसलिए कान बंद कर लो। वापस से एक बार जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना, फिर एक बार रिवाइज मारना, तब आपको हर चीज़ पता होगी, तब आपको पता होगा ना यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा। चलो अभी 2 मिनट के लिए कान बंद कर लेना, 2 मिनट के लिए कर लो चलो, तो एग्रीगेट डिमांड, हाँ भाई बाकी लोग एग्रीगेट डिमांड कैसे आती है? 2 सेक्टर्स में, C + I, और 3 सेक्टर हो जाए तो
जी प्लस, और 4 हो जाए तो एक्स माइनस एम। अब मेरी बात सुनना, ऐसे ही होता है। डिमांड मतलब देश में टोटल डिमांड कितनी होगी, क्योंकि 4 सेक्टर्स होते हैं, सभी डिमांड करते हैं कुछ ना कुछ। आम आदमी क्या डिमांड करता है? कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए। फर्म्स काय के लिए डिमांड करती है? धंधे में लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी परचेजेस करती है, गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं सर, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कुछ चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं और कुछ बाहर वालों को बेचते हैं, ये भी हमारी डिमांड दिखाता है कि हम बाहर से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी डिमांड ही दिखा रहे हैं ना। अब मेरी बात सुनना, तो ये हमारी डिमांड है। अब मैं कह रहा हूँ अगर देश में डिमांड बढ़े तो सर फ्लक्चुएशन आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। खुद बताओ, अगर देश में डिमांड बढ़ रही है, खूब डिमांड हो रही है, तो मैंने क्या कहा था? डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। सर डिमांड हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? उसे सेटिस्फाई करेंगे, वो बनाएंगे। तो डिमांड हो रही है तो ये क्या करेंगे? आउटपुट को बढ़ाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएंगे। आउटपुट बढ़ेगा देश में, जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, सही है। इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ रही है। कौन सा फेज? एक्सपेंशन। हुआ या नहीं हुआ? अब इसका उल्टा कर दो, अगर देश में जितनी डिमांड नॉर्मली होती है उससे कम खरीद रहे हैं लोग, ये चारों आइटम कम खरीद रहे हैं, तो कम खरीद रहे हैं तो क्या हो सकता है बताओ? डिमांड कम हो जाएगी देश में। और अगर डिमांड कम होगी तो फिर प्रोड्यूसर सप्लाई भी क्या करेगा? जब डिमांड ही नहीं हो रही तो बना के क्या अचार डालेंगे? क्या करोगे तुम भी? आउटपुट कम कर दोगे। आउटपुट कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम। तो आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एक्सपेंशन हो जाता है देश में, और कम होने से कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? हो गया काम खत्म। ये बात कही किसने थी सर कि एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से बिजनेस साइकिल्स या फ्लक्चुएशन आती है? किसने कही थी ये बात? नाम बस आया सर में सबको? पक्का? खत्म। चलिए, चाहो तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना आप लोग कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है? एक्सपेंशन। इट लीड्स टू एक्सपेंशन। और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए देश में तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब होता है ना, इसका मतलब प्रभाव पड़ता है, एक्सपेंशन। समझ गए सब लोग? पक्का? ठीक है भाई। नंबर 2, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। वैसे तो अब आप समझिएगा, अभी मैंने बताया था एडी कैसे आता है? सी प्लस। अब मैं कह रहा हूं आई बढ़ रहा है देश में, इतना तो आप समझते हो। अगर आई बढ़ेगा तो एडी भी तो बढ़ेगा। फॉर्मूला है ये तो बड़ा आसान। एडी किससे मिलके बनता है? 2 चीज़ों से, ये और ये, ठीक है। अभी तो सुन लो, कान खोल लो यार, ऐसे क्या खोल लो। हाँ, तो एक बार बताओ, मतलब वो भी पर देख लो, इजी है। तो ये तो बात इजी समझने। एडी कैसे आ रहा है? सी प्लस आई करके। अच्छा, और भी आते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला, ये बीच वाला आई, आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर जो डिमांड करते हैं, वो प्रोड्यूसर जो खरीदते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये ज़्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो क्या एडी नहीं बढ़ेगा? तो फिर तो सब बढ़ेगा। तो अगर खुद बताओ, अगर आई बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा। देश में ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना भाई, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा। सब बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन। तो सिंपल है, अच्छी बात है। और लॉजिकली अब सोचो ज़रा, अगर देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ये तो अच्छा ही है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं लगाएंगे, चीज़ें डिमांड तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगाएंगे, नए काम धंधे चालू करेंगे। काम धंधे चालू करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। कहीं से इनपुट्स खरीदेंगे, कहीं से कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, सबका काम धंधा बढ़ेगा। क्या हो रहा है ये देश में? एक्सपेंशन। समझ में आया? तो क्या सीखे इस बात से कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होता है? अरे बोलो, क्या होता है? एक्सपेंशन। और घट जाए तो? सिंपल बात है, एडी सी प्लस आई करके आ रहा है, अगर आई कम हो जाएगा तो एडी भी तो कम हो जाएगी। एडी का फॉर्मूला ही वही है, तो कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में? तो बस याद रखना कि इन्वेस्टमेंट में अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लेवल में अगर प्रभाव आ रहा है, मतलब अगर वो बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो इससे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो वो जानते हो इटली वाली, वो क्या नाम है, मोदी जी वाली, मिलोनिया है ना, मिलानिया, क्या है, मिलानिया क्या, मेलोनी। अच्छा, सो मिलोनी जो भी है,
मान लो मोदी जी के प्यार में बोलो यार मैं मोदी तुम्हारे देश में 1 लाख करोड़ रुपए लगाऊंगी, तो अगर वो लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है कोई ना कोई कई जगह, ठीक है, तो इससे देश में क्या होगा, फायदा ही होगा ना, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी देश में, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं लगाएगी ना। देखो इन्वेस्टमेंट लगती है तो कहीं ना कहीं लगती है, वो एक्चुअली में लगती है तो कुछ अच्छा ही की रेट होगा। समझ में आया? ऐसे समझा तुमने मोदी जी को? मेकअप चल रहा है आजकल स्किन करती है ग्लो ऐसे, भाई साहब मेरी तो कुछ नहीं कर रही, अगले ही करती है चलो, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ध्यान देना सब लोग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है सर? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट खर्चा करती है, काय पे करती है? अब सुनो, गवर्नमेंट काय पे खर्चा करती है? क्या बनाती है तुम्हारे लिए? रोड्स। क्या बनाती है? रोड्स बनाती है। और क्या बनाती है? ब्रिजेस। क्या बनाती है? और क्या बनाती है? डैम्स। डैम्स पानी गिरता है, समझ रहे हो? और क्या बनाती है? सीवेज, सी पोर्ट्स, सही बात है। और भी बनाती है, वो क्या होता है? एयरपोर्ट, ठीक है। अब ये सब सरकार बनाती है, इससे क्या क्रिएट होगा? ये बनाने के लिए क्या चाहिए? इनपुट्स। अच्छा पैसा तो है ही तो इनपुट्स तुमसे लेंगे, तुमसे कैपिटल गुड्स लेंगे, तुमसे लेबर वेबर लेंगे, क्या होगा देश में? इट्स अ गुड थिंग, समझ रहे हो? देश में आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ रही है, लेबर को वेजेस मिल रही है, तुमको पैसे मिल रहे हैं अपने इनपुट्स के, मटेरियल के, तुमको कैपिटल गुड्स के मिल रहे हैं, तो तुमको तुमसे भी सामान ले रही, सबसे बढ़ रहा है ना, तो इट्स अ गुड थिंग, यस और नो? सो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। स्पेंडिंग काय का पार्ट है? बजट का पार्ट है। हर साल बनाते हैं बजट। बजट में ना दो चीज़ें होती हैं, जो नए बच्चे हैं पहले समझ लो। बजट जब सरकार बनाती है तो उसमें दो दो पार्ट्स होते हैं। जैसे अकाउंट समझते हो, अकाउंट होता है ना आपका, डेबिट और क्रेडिट करके, है ना? अब मेरी बात समझो, तो दो साइड्स होती हैं। एक साइड होता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, एक साइड पे लिखा होता है हम कहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे अगली साल, नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है ना बजट, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए, सही है? कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ लगाएंगे। कहाँ से पैसा आता है सरकार के पास? टैक्सेस वगैरह से आता है, और भी कई चीज़ सोर्सेज है, वहाँ से भी आता है ना? और कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो ये तो मैंने बताया ना कहाँ कहाँ लगाएंगे। स्कूल्स बनाएंगे, ये भी तो है, स्कूल्स हो गए, और हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, पार्क्स भी बनाते हैं, वो भी ज़रूरी है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ये सारे स्टेडियम्स वगैरह, ऑल दीज थिंग्स है ना, ये सब क्या है? सरकार बनाती है। तो इससे देश में क्या होगा बताओ? अच्छा ही होगा। ज़्यादा बनाएगी तो अच्छा ही होगा। तो सर आप भी बताया मैंने, ज़्यादा बनाएगी तो सर डिमांड करेगी ना, बनाने के लिए चीज़ें चाहिए। मान लो तुम्हारी सीमेंट की फैक्ट्री है, तुमसे सीमेंट खरीदेगी, समझ लो? तुम्हारी मान लो वो ईंटों की है, तुमसे ईंटें खरीदेगी। तुम्हारा वुड का काम है, तुमसे वुड खरीदेगी, किससे कुछ ना कुछ खरीदेगी ना, समझ रहे हो? मान लो चलो पैसा भी नहीं, लो पैसा भी नहीं तो बैंक से ले लेगी, इन्वेस्टमेंट बैंक दे देगा। और सरकार का बैंक कौन होता है? बैंक टू द गवर्नमेंट, याद है 12वीं क्लास? ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और क्या नाम है, मटेरियल खरीद लेगी तुमसे, तुमसे लेबर ले लेगी, कुछ सबसे कुछ ना कुछ लेगी ना सरकार, फिर देगी भी तो सही बदले में, पैसा आएगा, देश में डिमांड क्रिएट होगा, दैट्स अ गुड थिंग। समझ गए? सिंपल लॉजिक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो देश में अच्छी बात है। तो बस इतना से याद रखना कि गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो दैट्स अ गुड थिंग, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। कोविड में यही तो हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी एज कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज जल्दी रिकवर कर गई थी, अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि हमने फटाफट से, गवर्नमेंट ने अपने बजट को ठीक कर लिया था, उसमें हमने बनाया था नेगेटिव लॉस में बनाया था अपना बजट, मतलब खुद की सारी कमाई लगा दी थी, और ज़्यादा और उधार लेके भी लगाया। देश में क्या बढ़ाई सरकार ने? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ज़्यादा चीज़ें बनाई। उससे क्या हुआ सर? देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी थोड़ी जल्दी रिकवर कर गई, बाकी देशों में बहुत लेट रिकवरी हुई है। समझ गए? अब तो जानते हो रिकवरी क्या होता है। जब डिप्रेशन पे आ जाती है तो पहले क्या करेगा? सीधे भागने थोड़ी लगेगा, पहले क्या करेगा? रिकवर, पहले नॉर्मल पे आएगा ना, इट विल कम टू नॉर्मल। तो हमारी बहुत जल्दी नॉर्मल पे आ गई थी बाकी देशों के मुकाबले, आया समझ में? इसलिए क्यों आ गई थी? सरकार ने एक काम कर दिया था। क्लियर है? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होता है देश में? एक्सपेंशन। और घटेगी तो? अच्छा एक और सिंपल बात, अभी क्या बताया था मैंने, एडी कैसे आता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अरे यार, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो जी ज़्यादा करेगी ना, जी मतलब गवर्नमेंट की डिमांड ही तो होती है, तो जी बढ़ेगा तो लो, इफेक्ट वही आ रहा है।
चलो, अब अगला आइटम है मनी सप्लाई। सही है, मनी सप्लाई क्या होता है? कौन से नोट्स छपेंगे, कौन से बंद होंगे, कितना देश में पैसा बनेगा, समझ रहे हो? ये सब भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है ऑब्वियसली। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई वगैरह डिसाइड करता है, बैंक है ना, तो वो डिसाइड करते हैं कौन से छपेंगे, कौन से बंद हो जाएंगे। याद आया 2016 में क्या हो गया था? डीमोनेटाइजेशन। क्या इफेक्ट आया था उससे? देश में थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, रिसेशन के हालात आ गए थे। क्यों सर? जब जनता के हाथ में पैसा ही नहीं है, जनता का पैसा सरकार ने ले लिया और दे और नहीं रही। समझ लो, दे रही थी कितनी? 4,000 बस। याद आया आपको? कितने छोटे थे तुम? 10 साल पहले की बात है। छोटे ही हो गए फिर तो, क्या ही याद होगा तुमको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ था याद है क्या तुमको? 2016 में यही हुआ था, समझ रहे हो? तो डिमोनेटाइजेशन किया, मोदी जी ने कहा कि अब से वो पुराने वाले नोट बंद हो जाएंगे, तो नए वाले नोट इशू करेंगे, तो आपके पास जितने पुराने नोट्स हैं सब हमें जमा करा दो, हम आपको नए दे देंगे। ऐसा वादा कर दिया, तुमसे ले लिए पैसे, अब तुमको बोल रहे बोले यार अभी छपने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 4,000 ही देंगे बस। तो ऑब्वियसली इससे देश की डिमांड के लेवल पे इफेक्ट आया, डिमांड का लेवल थोड़ा डाउन हो गया। ऑब्वियसली होगा ना, अरे पैसा ही तो चाहिए होता है डिमांड करने के लिए। और उस टाइम पे तो हमारा जो यूपीआई सिस्टम था वो इतना डेवलप्ड ही नहीं था। बोला नहीं सर ऑनलाइन कर लेते, तब इतना सिस्टम ऑनलाइन डेवलप नहीं था। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? ये तो अभी ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, तब स्टार्ट किया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन से तो देश में स्टार्ट हुआ यूपीआई ज़्यादा, कि बोले और पैसे नहीं है कैसे करें खर्चा। तो ये था, समझ गए सब लोग? तो खैर एक बात बताओ, अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ जाए तो, कम हुई तो क्या फर्क पड़ा? डिमांड कम हो गई। तो अगर देश, सोचो देश में पैसा बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट आएगा? पैसा बढ़ेगा तो ज़्यादा डिमांड करोगे ना, पैसा बढ़ेगा तो ज़्यादा डिमांड करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे तो एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है। तो अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ रही है, सो व्हाट विल हैपन? डिमांड बढ़ेगी। तुम्हारे हाथों में ज़्यादा पैसा आ रहा है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। क्या होगा देश में? एक्सपेंशन। समझ गए? और अगर कम हो जाए तो, जैसा हुआ डिमोनेटाइजेशन में, भाई ने पैसे कंपनी रख लिए खींच के, अब अपने पास पैसे ही नहीं थे, खर्च कहाँ से करेंगे? ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे डिमांड, तो डिमांड हो गई कम देश में। अरे बताया था ना डिमांड कैसे आती है? ऐसे। अब जब पैसा ही नहीं तो आम आदमी कैसे कंजम्पशन कर पाएगा? जब पैसा ही नहीं तो फर्म्स कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी? तो पैसा ही नहीं हो रहा था देश के अंदर, कैसे इंपोर्ट करोगे जब पैसा ही नहीं था तुम्हारे पास? 4,000 से ज़्यादा पैसे ही नहीं आ रहे थे। तो इन तीनों के लेवल पे कमी आ गई देश में, तो एडी भी कम हो जाएगा। तो एडी कम होगा तो क्या होगा फिर? कॉन्ट्रैक्शन ही आएगा ना सर। जब डिमांड ही नहीं हो रही तो तुम भी सप्लाई क्या करोगे? और तुम्हें भी तो सप्लाई करने के लिए मटेरियल खरीदना है, उसके लिए भी तो पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। कहा ना मैंने, आई तो तुम्हारा भी कम हो गया, तो एडी और एएस दोनों ही कम हो गया, देश में क्या हो जाएगा? उससे कॉन्ट्रैक्शन हुआ भी था। तो याद रखिएगा, अगर आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, और घटेगा तो। और ये बात किसने बोली थी सर? ये बोली थी एक आदमी ने, हॉटरे ने। वैसे तो हॉटरे और फ्रेडमैन ने बोली थी, अभी कुछ 2-3 अटेम्प्ट पहले फ्रेडमैन का नाम काट दिया, पता नहीं क्यों काट दिया, दोनों ने मिलकर बोली थी। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट हॉटरे का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनी सप्लाई वाली बात किसने बोली थी? हॉटरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। समझ में आ गया? उसका वो कर लेना, वाइस वर्सा। नेक्स्ट, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। सर ये कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो बैंकिंग पॉलिसी होती है। कौन बनाता है? आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, बजट को बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा ही लिया, तो ये कह रहा है कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, जब भी सरकार इनमें कुछ बदलाव करती है तो उसकी वजह से भी बिजनेस साइकिल्स आती हैं, बिल्कुल आएगी। कोई भी आइटम उठा लो, फिजिकल पॉलिसी का उठाऊं, टैक्स। अभी मैंने बताया था सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है। अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो क्या होगा देश में? सोचो, सरकार टैक्स कम कर देगी तो जनता के पास हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा या कम? ज़्यादा बचेगा। ज़्यादा बचेगा तो ज़्यादा खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो क्या बढ़ेगी? तो टैक्स कम होने से सर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है ना आदमी की, वाई डी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा। तो वो बढ़ती है, हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो ज़्यादा खर्चा करोगे, कंजम्पशन खूब करोगे, या तो कंजम्पशन करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, और ये दोनों करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। सी और आई बढ़ेगा तो क्या होगा देश में? डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो सर ये क्या हो रहा है? समझे क्या?
क्या समझे इस बात से कि अगर देश में फिस्कल पॉलिसी में सरकार चेंज करती है बजट में, तो देख लो इफेक्ट आ रहा है ना, अच्छा इफेक्ट आ रहा है। टैक्स कम कर देगी तो अच्छा इफेक्ट आएगा, और टैक्स बढ़ा दिए तो सोचो वो ताई जी ने ज्यादा टैक्स लगा दिया तुम्हारे ऊपर, फिर क्या होगा? हाथ में पैसा कम बचेगा। हाथ में जब पैसा ही कम बचेगा तो डिमांड भी क्या करोगे? तो अपने आप देश में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। आया ना इफेक्ट। और फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट वो ऊपर वाला पॉइंट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी तो इसी का ही पार्ट था, वो भी इसी का एक पार्ट होता है। चलो मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल ले लो, कुछ भी। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट आरबीआई कम करेगा तो इनको भी कम करनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक को, और इंटरेस्ट रेट कम होने से कैसा प्रभाव आता है? जनरली अच्छा प्रभाव आता है। इंटरेस्ट रेट्स ही कम है तो क्या होगा? फर्म्स खूब बोरो करेगी, खूब बोरो करके लगाएगी। आदमी भी, इंसान जो नॉर्मल आदमी है वो भी खूब बैंक से बोरो कर करके खर्च करेगा, खूब गाड़ियाँ खरीदेगा, खूब मोबाइल खरीदेगा, खूब डिमांड करेगा, तो देश में डिमांड बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट्स कम होने से भी प्रभाव आ जाता है। समझ गए सब लोग? अच्छा प्रभाव आता है। चलो साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजी मतलब सोच। मैंने कहा था आपको सोच बदलने से गेम बदल जाता है। चाहे कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट में चल रहा हो, सोच बदल लो तो सब कुछ बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? होता ही है ऐसा। तो मैंने क्या कहा था आपको, रिकवरी कैसे चालू हुई थी कल? अभी तक डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, लोएस्ट लेवल पे बढ़ा हुआ है, कैसे रिकवर होना स्टार्ट हुआ? याद करो वो लाइन क्या थी? सम प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क। सम प्रोड्यूसर्स, बस इतना ही चाहिए। सम प्रोड्यूसर्स ने अगर रिस्क लेना चालू किया, सोच बदल ली। अभी तक पेसिमिज्म चल रहा था, अभी तक देवर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट कि यार मामला नहीं है, इनकम नहीं होगी सर, प्रॉफिट डाउन रहने वाला है, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा बोला ठीक है यार चलो स्टार्ट करेंगे। अब बोला इससे ज़्यादा क्या ही बुरा होगा, चालू करके देखते हैं। देखा आपने, सोच बदलते ही रिकवरी चालू हो गई थी। तो यही होता है सर, अगर देश में क्या हो, दो टाइप के, देखो साइकोलॉजी मतलब स्टेट ऑफ माइंड, अपना माइंड कैसा है। देखो कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, बट अगर अपना स्टेट ऑफ माइंड मान लो ऑप्टिमिस्टिक है, अभी मान लो, अच्छा यहाँ किसकी माइंड की बात चल रही है सर? किसकी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं? देखो मेरी या तुम्हारी की बात तो नहीं कर रहे, यहाँ बात मेन किससे फर्क पड़ेगा देश में, इकोनॉमी में? किसके? कंज्यूमर वाली नहीं, कंज्यूमर की तो साइकोलॉजी हमेशा अच्छी होती है। कंज्यूमर की साइकोलॉजी तो ठीक है, यहाँ मेनली किसकी साइकोलॉजी से इफेक्ट पड़ेगा? फर्म्स की, प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट धंधे में लगाते हैं। अब अगर इनको डर लग रहा है, दे आर पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, बोला सर 6 महीने से डाउन चल रहा है, हम तो नहीं लगाएंगे, हमारे मतलब डर लग रहा है सर, लगाएंगे तो डूब जाएगा, तो दे आर पेसिमिस्टिक, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? कम। इन्वेस्टमेंट कम होने से तो क्या हो जाता है? बढ़ाया ना तुमने अभी, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। सोच का ही तो गेम है। तो अगर ये फ्यूचर के बारे में क्या है, नेगेटिव हो रखे हैं, पेसिमिस्टिक है, तो क्या होगा सर? क्या होगा? ये इन्वेस्ट करेंगे कम, क्योंकि ये तो इनके तो ये डरे हुए हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे कम। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो क्या होगा देश में? आउटपुट होगा कम। तुम्हें काम, भाई जब इन्वेस्ट नहीं कर रहे तुमसे भी कम लेंगे, समझ रहे हो, तो तुम्हारा भी काम धंधा कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सारी चीज़ें कम हो जाएगी, तो इससे देश में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। उल्टा कर दो अब इसका, अगर जैसे ही आदमी अपनी सोच बदल लेता है, मान लो होता है कई बार, जैसे अभी तक तुम दुख में बैठे हुए थे, फिर तुम्हें कोई, मान लो तुम्हारा कोई जिसको तुम फॉलो करते हो, कोई आइडल या कोई बाबा, तुम मान लो किसी के जाते हो, बाबा जी के, है ना, वो बाबा जी ने कुछ बोल दिया अच्छा सा। कई बार होता है आदमी मतलब बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, लेकिन वो बाबा जी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, वो उसका माइंड चेंज हो जाता है, और फिर वो उसकी परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ चलने लग जाती है। देखा नहीं आपने विराट कोहली को? कितनी बार ये लास्ट 2-3 साल में उसकी परफॉर्मेंस कई बार डाउन हुई, जब भी डाउन हुई वो कहाँ पहुँच जाते हैं? सीधे प्रेमानंद जी। और देखा आपने कैसे उसकी परफॉर्मेंस में चेंज आ जाता है। क्यों? ये लोग क्या करते हैं जो बाबा वगैरह होते हैं अच्छे वाले, देखो क्या होता है, बॉलीवुड पिक्चरों की तरह मत सोचना। बॉलीवुड पिक्चरें तो क्या है, वो ज़्यादा करती है, बदनाम ज़्यादा करती है, समझ रहे हो मेरी बात, अच्छी चीज़ें बताती नहीं है, समझ रहे हो। तो हर बार हर ऐसे तो हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर इंडस्ट्री में हर जगह बुरे लोग होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो तो ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो हर पिक्चर में उनको बुराई दिखाएंगे, लेकिन आप एक बार बताओ, पॉजिटिविटी होती है। प्रेमानंद जी बुरे आदमी थोड़ी कोई, अरे बुरे आदमी है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोल रहे हैं वो तुमको? कुछ भी तो नहीं बोल रहे, अच्छे काम करने के लिए तो बोल रहे हैं। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो? तो मेरी बात समझना। तो वो ये लोग होते हैं, इनमें वो एनर्जी होती है कि ये किसी को कुछ बोलते हैं और वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है, समझ रहे हो। अभी तक वो कैसे सोच रहा था, अब वो उसे अलग प्रकार से सोचने लग जाता है, तो बस इफेक्ट आता है ना। मतलब देखिए अपनी परफॉर्मेंस, उसकी सेंचुरी मार देता है भाई साहब। अरे हाँ है ना, सोच का ही तो खेल है,
सोच बदलो और गेम बदल जाता है। तो अगर फर्म्स कैसे सोचेंगी, ऑप्टिमिस्टिक, मान लो इनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो गया, थोड़ा दे आर थिंकिंग पॉजिटिव, बोला नहीं यार चलो अब इससे बुरा तो होगा नहीं ना, अच्छा ही होगा ना, कुछ लगा के देखते हैं चलो, सो दे विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क, लगाएंगे इन्वेस्टमेंट, आ जाए अपने आप रिकवरी हो जाती है। इनको देख के दूसरे चालू कर देते हैं, उनको देख के दूसरे चालू कर देते हैं, चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। सो अगर ये ऑप्टिमिस्टिक सोचेंगे तो क्या होगा सर, इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तुमसे सामान लेंगे, तुमसे मटेरियल लेंगे, तुमसे ये करेंगे, तुमसे लेबर लेंगे, बैंक से पैसा लेंगे एंड इन्वेंट्री बिल्ड करने लगेंगे, धीरे धीरे चेन रिएक्शन आ जाएगी और बाकी सब आप जानते ही हो। तो क्या होगा देश में, एक्सपेंशन। समझ गए? तो ये किसने बोला कि सर साइकोलॉजी, स्टेट ऑफ माइंड से भी फर्क पड़ता है? किसके स्टेट ऑफ माइंड की बात चल रही है, किसके मूड की बात चल रही है सर? स्टेट ऑफ माइंड मतलब मूड। सर अगर इनका मूड है ऑप्टिमिस्टिक तो सर एक्सपेंशन होगा देश में, और अगर मूड क्या है, पेसिमिस्टिक, तो सर कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है देश में, मूड से ही। समझ रहे हो ऐसा? तो सर मैं सभी को, ये बात किसने बोली सर, नाम याद रखिएगा, एसी पीगो। क्या नाम है उसका? एसी पीगो। ये नाम वापस आएगा आपके मार्केट चैप्टर में, 2 बार आता है ये, POU है ये, यू, एसी पीगो। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सर, क्या नाम है इसका? कितने 6 हो गए क्या? 6 हो गए। सबसे पहले क्या था बताओ? फर्स्ट वन सामने नहीं है, याद करो क्या था पहला, मेमोरी में जाओ अपने दिमाग में। सबसे पहला क्या नाम पढ़ा था आपने? पिक्चर मेमोरी होगी दिमाग में। एग्रीगेट डिमांड। दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फोर्थ वन वाज मॉनेटरी पॉलिसी। फिफ्थ वन वाज मैक्रो पॉलिसी। सिक्स्थ इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कोशिश करो पिक्चर मेमोरी डेवलप करने के अंदर, कि अपन उस पिक्चर में जाए। कि अभी तो देखी थी आपने पिक्चर, सामने है। चलो नेक्स्ट, लास्ट फैक्टर है इसका, सुनिएगा। इसके अंदर 2 चीजें होती है, इस वाले में, लास्ट वाले में 2 हैं। तो सुनिएगा, एक आदमी था J.A. स्कम्प्टर। क्या नाम है उसका? प्रोफेसर J.A. स्कम्प्टर। उसने एक ही बात कही है, ये 2 बार आता है प्रोडक्शन में, एक और बार आएगा ये नाम। तो J.A. स्कम्प्टर ने क्या कहा था कि अगर देश में इनोवेशंस होंगी तो इससे भी बिजनेस साइकिल होती है, फ्लक्चुएशन आती है, आएगी ना। एक बार बताओ, अगर तुम्हारे देश में खूब इनोवेशंस हो रही है, इनोवेशंस मतलब खूब पैसा लग रहा है। इनोवेशन तो तभी होती है ना जब पैसा लगाएंगे हम, रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा लगाएंगे, खूब पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि अगर इनोवेशंस होंगी तो भाई, इनोवेशंस अगर होगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो इससे देश में क्या आएगा, तुम ही बताओ क्या होगा? एक्सपेंशन। अच्छी बात है। तो इनोवेशन होना तो इट्स अ गुड थिंग। उल्टा कर लो इसका, समझ गए? चलो, तो इनोवेशन होना अच्छी बात है। ये किसने बोला था? इनोवेशन से भी एक्सपेंशन आ जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। किसने बोला था? J.A. स्कम्प्टर। खत्म। नेक्स्ट, उसके बाद एक और आदमी था, निकोलस काल्डर। क्या नाम है इसका? निकोलस काल्डर। इसने क्या कहा था? अब सुनना, इसने कहा था द प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। प्रेजेंट प्राइसेस का प्रभाव, लिख देता हूं, प्रेजेंट प्राइसेस से फ्यूचर में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आता है। आ जाता है बस। प्रेजेंट प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन अगर अभी तुम्हारे हो रही है, इससे फ्यूचर में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अगर अभी इन्फ्लेशन हो रही है तो इससे नुकसान हो सकता है ना फ्यूचर में। इन्फ्लेशन होगी, किस पे स्ट्रेन आएगा? पढ़ा था हमने, फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। भाई उनकी बेचारों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, बेचारे उतना डिमांड नहीं कर पाएंगे, तनख्वाह तो उतनी है ना उनकी। क्या होगा? उनकी डिमांड कम। उनकी डिमांड कम तो तुम प्रोड्यूस क्या करोगे? प्रोड्यूस कम करोगे तो तुमसे माल लेंगे कम, देश में कम हो गया ना मामला। पढ़ा हुआ है सबने कहानी, याद आया? तो इन्फ्लेशन होने से द प्रेजेंट प्राइस लेवल, प्रेजेंट में जो प्राइस लेवल है उससे भविष्य में क्या आ सकता है? फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो इतना, ये बात बोली किसने? बस इसको बोलते हैं कॉबवेब थ्योरी। और ये बात बोली किसने? ये याद रखना है बस, निकोलस काल्डर ने। क्लियर है? पक्का? 100%। खत्म। तो ये 7 फैक्टर्स होते हैं, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सारी इकोनॉमी के अंदर की बातें थी। देख लो आप, डिमांड, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो पॉलिसी, है ना? सब क्या, कौन से शब्द थे सारे? अरे इकोनॉमी के अंदर के ही तो थे। और अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड
एक्सोजिनस फैक्टर्स, और ये क्या होते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट, दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल पे हम नहीं कर सकते। अब यार पड़ोसी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम क्या कंट्रोल कर लेंगे? वॉर हो रही है, वॉर तो हमारे भी नहीं हो रही है, दूसरे देशों में वॉर हो रही है, पर इफेक्ट हमारे आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? अपन तो कुछ नहीं कर सकते ना, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट। तो सुनिएगा, नंबर 1, ये तो बच्चा बच्चा भी बता सकता है, सर वॉर से अच्छा प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पे या बुरा? नॉर्मली तो यही होगा सर। कैसे? क्योंकि सर वॉर होगी तो यू विल इन्वेस्ट मोर अमाउंट इन एमिनिशंस, बॉम्ब्स, गन्स, ऑल दीज थिंग्स। सो किधर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी? देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहां इन्वेस्टमेंट कम होगी ना। फिर पैसा तो लिमिटेड ही होता है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था अपन ने, पैसा देश में लिमिटेड ही है। अब अगर तुम लड़ाई वाली चीज पे ज्यादा लगाओगे तो उधर तो कम पड़ेगा ना, तो देश में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। वॉर से क्या आता है? कॉन्ट्रैक्शन आता है, सिंपल लॉजिक है, खत्म बात। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर, पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में? वॉर के बाद में। अभी लड़ाई चल रही है इनकी, समझ लो, एक तरीके से काफी नुकसान हुआ है, किसको? अमेरिका को भी हुआ है वॉर की वजह से, और ईरान को तो हुआ ही है। अब जब ये लड़ाई किसी ना किसी दिन तो खत्म होगी, तो जिस दिन खत्म होगी दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अप द कंट्री, और जहां जहां नुकसान हुआ है वापस से रिपेयरिंग चालू करेंगे। क्या बनाएंगे? रोड्स क्या बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? ऐसे कौन सा एयरपोर्ट होता है? पानी होता है, ऐसे पानी, सी पोर्ट। और फिर क्या होता है? तो ये सब बनाएंगे तो पैसा वापस लगाएंगे, लगाएंगे तो देश में क्या होगा? एक्सपेंशन। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन से क्या होता है? एक्सपेंशन। जब भी ऑब्वियसली लड़ाई हो गया, देश बर्बाद हो गया, अब जब वापस से उसे बनाएंगे तो पैसा लगाएंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे, तो देश में क्या होगा? एक्सपेंशन। समझ में आया? नेक्स्ट, देन व्हाट? टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी किसकी टेक्नोलॉजी? ग्लोबल, ग्लोबल, पूरी दुनिया में। अब यार जब वहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे तो हमारे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे ना उसके अंदर, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए क्या लाना पड़ेगा? और पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा लगेगा तो एक्सपेंशन ही होगा, अच्छी बात ही होगी। बुरा कब से होगा? दिस विल गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी। समझ लो, मान लो हमारे देश में और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, पहले तो फर्म्स और इन्वेस्टमेंट करेगी, फिर आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बढ़िया टेक्नोलॉजी आने से आउटपुट बढ़ता है, तो इट इज अ गुड थिंग, यस और नो। नेक्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स। सर हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, हमारे देश की पर्सनली इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो काफी ज्यादा है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, समझ गए? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, इंडस्ट्री का थोड़ा कम है ना, और टर्शरी सेक्टर, तीसरा 3 होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हमारे देश में प्राइमरी और टर्शरी का ज़्यादा है और सेकेंडरी का थोड़ा कम है, ऑल्दो होना चाहिए था ज़्यादा। बट वो हमारे देश में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले क्या था? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था। 75% से ज़्यादा लोग क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। थोड़े बहुत लोग इंडस्ट्री, थोड़े बहुत लोग टर्शरी। लेकिन फिर ओवर द ईयर्स, इतने सालों में जब से हम आज़ाद हुए हैं, बदलाव आया है हमारे स्ट्रक्चर में। सही बात है। क्या बदलाव आया है? सर एग्रीकल्चर तो कम हुआ है, और एग्रीकल्चर से लोग छोड़ छोड़ के किस तरफ बढ़ा? ज़्यादा बढ़ना चाहिए था इंडस्ट्रीज में ज़्यादा, या तो बढ़ा नहीं, किधर ज़्यादा बढ़ गया? तो हमारे देश में क्या ज़्यादा ग्रो हो गया? बोलो। प्राइमरी तो है ही है, एग्रीकल्चर तो है ही है, एग्रीकल्चर है, और टर्शरी सेक्टर है तीसरा वाला, थोड़ा कम है क्या? इंडस्ट्रीज। तो खैर जो भी है, हमें क्या करना, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा अमाउंट होता है हमारे देश की जीडीपी में। अब मेरे को एक बात बताओ, एग्रीकल्चर तो ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है इंडिया में? रेनफॉल पे। एंड गुड रेनफॉल मीन्स गुड प्रोडक्शन। सही समय पे अच्छे से होगी बारिश तो क्या होगा सर? अच्छा प्रोडक्शन होगा। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना, आउटपुट बढ़ रहा है। अरे आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, अच्छी बात है ना। तो ये भी एक अच्छी बात होती है सर। अगर गुड रेनफॉल होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, क्या होगा देश में? क्या होगा? एक्सपेंशन। अब इसका उल्टा कर दो, अगर मान लो वो ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? बाढ़ वाड़ आ जाए। अभी भी 2-3-4 साल पहले क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी, मतलब हो भी हो रही है, गलत टाइम पे बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं हर साल। पहले होता था 10-10 साल में ओले पड़ते थे, अब आजकल हर साल ओले पड़ जाते हैं। और
इस टाइम पे जनवरी फरवरी के टाइम पे होते हैं, फसल कटाई के पहले लग जाता है, तो बहुत नुकसान होता है उससे। समझ गया मेरी बात को? एक बार बताओ, अगर ऐसे होगा तो फ्लड्स आ जाएगी, मान लो अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल फैक्टर्स बुरे भी तो हो सकते हैं, तो क्या होगा उससे? जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो आउटपुट कम। तो सर नेचुरल फैक्टर से भी प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ अभी बताया मैंने आपको, ये तो हमारे बस की बात सर, ये तो अब, लेकिन इससे प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी। इसमें से खुल रहा है? नहीं नहीं, रहने दे रहने दे, ऐसे ही। पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे जिसको आना होगा उधर से आएगा भाई, रहने दे, तू तो क्यों दिमाग लग रहा है? कौन है? तेरे को जाना है तो अरे छोड़ना, उधर वो है गेट, ये यहां से कैसे आएगा कोई? पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ सर देखो क्या है, देखो सब जगह देशों में बढ़ती है, बट बात क्या है, वो देशों में प्रभाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्या है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज़्यादा है वहाँ पे। अब बताओ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी मतलब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेरेटिवली कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब करो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कमाई भी तो कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो कम और बच्चों की ग्रोथ हो ज़्यादा। सोचो देश में पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बट इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, दैट इज अ थिंग टू वरी, है ना? तो बस सिंपल सी बात यही तो है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो पॉपुलेशन ग्रोथ से तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो तो बुरी बात है। अरे आया ना, बोलो बोलो। सो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा तेजी से होगी, तो सर लोगों के लिए पैसा कम पड़ेगा, इनकम कम होगी, सेविंग कम होगी, देश में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए तो हमारा देश बढ़ नहीं पा रहा है ढंग से। ऐसी बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं रोक पा रहे हम, जो वो क्या है? पॉपुलेशन। अगर नहीं रोक पाएंगे तो नुकसान होगा ही होगा, समझ लो ऐसी बात भाई। बाकी देशों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, देश जो सरकार पैसा लगाती है, दो प्रकार का पैसा होता है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो चीज़ों को बनाने में लगा रही है, इंडस्ट्रीज को, और एक होता है पॉपुलेशन पे जो लगाती है, उसे बोलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? अब हमारे देश में तो पूरा पैसा कहाँ घुस जाता है? मेंटेनेंस में, सब्सिडियां बांटने में, फ्री फोकट की चीजें बांटने में, पूरा पैसा तो इधर ही लग गया, तो जहाँ लगना चाहिए वहां तो नहीं लगा ना। ये है, समझ में आ गई मेरी बात? ये है, मुफ्त के फायदे देने में निकल जाता है सारा पैसा, तो कुछ बचता ही नहीं है, डेवलपमेंट पे लगेगा कहाँ से? समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ही होता है, समझे लॉजिक? भाई मान लो मेरे घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, टोटल 4 जने हैं, जिनमें से 2 लोग कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, तो हमारे यहाँ तो पैसा बचेगा, तो हम तो और इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें क्रिएट करेंगे, हमारे तो फायदा होगा। लेकिन मान लो पड़ोसी है, पड़ोसी के भी 2 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन भाई साहब 10 लोग हैं पूरे फैमिली में, हमारे 4 हैं, उनके 10 हैं, तो उनका तो पूरा पैसा कहाँ लग जाएगा? खाने पीने में लग गया, डेवलपमेंट क्या घंटा होगा? नहीं होएगा ना। तो लॉजिक है ना, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इफेक्ट तो पड़ता ही है, अब कैसे इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, यही देश में होता है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी हो नहीं रही, तो सर कॉन्ट्रैक्शन होएगा ही, फिर तो पैसा कम ही पड़ेगा हमेशा, आप देख लो। समझ में आ गई मेरी बात? इतना सा। और इस पर भी आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते डायरेक्टली, भैया इकोनॉमिक कंट्रोल के बाहर है ना, समझ गए मेरी बात? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इनसे प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा सब लोग। कितने होते हैं ये? 5। और इसी के साथ लास्ट चीज बताने जा रहा हूं आज के लिए, साइक्लिकल बिजनेस। साइक्लिकल बिजनेस क्या होते हैं? जो बिजनेस साइकिल के साथ साथ चलते हैं और साथ साथ नीचे भी आते हैं। मतलब ये वो बिजनेस है जो सीधे तरीके से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? बिजनेस साइकिल्स के साथ। अगर देश में एक्सपेंशन होगा तो ये बिजनेस साथ साथ ग्रो करते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साथ साथ नीचे भी आ जाते हैं। सर ये बिल्कुल डायरेक्टली लिंक होते हैं, किससे? बिजनेस साइकिल से। तो ये कौन कौन से बिजनेस होते हैं ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? पहली बात तो याद रखो क्या होता है साइक्लिकल बिजनेस। सर दीज आर दोज बिजनेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस साइकिल्स, ठीक है? सो याद रखिएगा, बिजनेस साइकिल्स डू नॉट अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स यूनिफॉर्मली। पहले क्या कह रहा है कि बिजनेस सेक्टर्स का प्रभाव सभी पे बराबर नहीं पड़ता, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? चेंज इन फैशन रिटेलर्स, फैशन रिटेलर्स पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। समझ गए मेरी बात? मतलब वो साथ साथ चलती है, एक्सपेंशन होगा तो ये बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा साथ साथ घटेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिकल गुड्स,
ये भी कौन से एग्जाम्पल है साइक्लिकल बिजनेस के। इलेक्ट्रिकल गुड्स भी क्या है सर, ये सब एसी टीवी फ्रिज मोबाइल, एक्सपेंशन होगा तो बढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो घटेंगे। रेस्टोरेंट्स, पैसा होगा, एक्सपेंशन होगा देश में तो खूब आदमी खर्चा करेगा, खूब रेस्टोरेंट्स में जाएगा, पैसा ही नहीं है तो कहां से खर्चा करेगा। कंस्ट्रक्शन, घर बनाएगा, एडवर्टाइजिंग, फॉरेन टूर ऑपरेटर्स, टूरिज्म, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द बिजनेस ग्रोथ। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ये साथ साथ बढ़ते हैं, और जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है ये साथ साथ घटते हैं। सो व्हेन देयर इज ग्रोथ दे विल राइज, ठीक है, बट व्हेन द इकोनॉमिक स्लम्प्स, जब वो डाउन में आएगी तो ये भी डाउन में आ जाते हैं। इसलिए तो इनको क्या बोल रहे हैं, बिजनेस साइकिल। क्लियर है इतनी सी बात। तो याद रखिएगा रिसेशन के टाइम पे ये सारे बिजनेस स्लम्प कर जाते हैं, स्लम्प मतलब गिर जाते हैं, और उल्टा कर दो अगर एक्सपेंशन है तो ये सब बढ़ेंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, दीज आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस साइकिल्स डायरेक्टली, ये उसके हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, साइक्लिकल बिजनेस। आया समझ में। तो एक तरीके से 99% ये चैप्टर खत्म हो गया। 1% क्या बचा है, सिर्फ मुझे आपको 3 एग्जाम्पल्स देने कि रियल में बिजनेस साइकिल्स होती हैं क्या। जो फेमस एग्जाम्पल्स है 3, उनकी स्टोरी सिखाऊंगा आपको कि कब कब हुआ, क्यों हुआ था, स्टोरीज है, एग्जाम्पल्स, स्टोरी बताऊंगा एक तरीके से, 3 एग्जाम्पल्स की कहानी बताऊंगा, तो जो कि खत्म। तो एक क्लास और है और ये खत्म है। खत्म हो ही गया वैसे भी। एक सेकंड दीदी।